निधि अपनी सहेली मेघा के साथ बैठी है। तभी मेघा कहती है, यार कितने दिन हो गए हैं, हम कहीं घूमने ही नहीं गए। तू भी कैसी बोरिंग सी होती जा रही है, कहीं घूमने ही नहीं जाती। अरे हम घूमने चलते हैं ना, मेरा बहुत मन है घूमने जाने का। यार ऑफिस में रहकर कहीं घूमने जाना तो मुमकिन ही नहीं है, ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिलती है। अबे छुट्टी का क्या है, वो तो झूठ बोलकर भी मिल ही जाती है। तू भी ना, अरे अब तक मैं कितनी छुट्टी ले चुकी हूँ और कितनी जगह घूमने भी जा चुकी हूँ, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड तो तू है ना। तूने अब तक एक भी छुट्टी नहीं ली है। वो जो घिसा पीटा संडे मिलता है उस दिन भी तू घर पर ही रहती है, और उस दिन तुझे तो घर के काम करने होते हैं। तुझे कभी तो छुट्टी के लिए बोलना पड़ेगा ना। यार ऐसे कैसे झूठ बोल दूं, पर ऑफिस जा रहे हो, काम करने के लिए तो जा रहे हो ना, बिना बात के झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और अगर तू झूठ नहीं बोलेगी तो तू फिर घूमने कैसे जाएगी, मुझे ये बता तू पहले। यही बोल कर जाऊंगी कि मुझे घूमने जाना है, तो इसीलिए मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दे, तब तो मैं आराम से जा सकती हूँ ना। तब मुझे झूठ बोलना भी नहीं पड़ेगा और ना ही मुझे झूठ बोलने की कोई टेंशन रहेगी। तू जैसा सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं होगा। अगर तूने अपने ऑफिस में ये बोला कि तुझे घूमने के लिए छुट्टियां चाहिए, तो छुट्टी के नाम पर घंटा मिलेगा, और घंटा लेकर तो वह मैं जा नहीं सकती ना। और अगर उनने तेरे को छुट्टी दे भी दी तो तुझे इतने कॉल करेंगे काम के लिए कि तू खुद ही बोलेगी इससे अच्छा तो मैं ऑफिस में ही रह लेती। इसलिए सबसे सही यही है कि तू छुट्टी ले और हमारे साथ घूमने चल। सब कुछ प्लान हो गया है। नहीं यार, मैं झूठ नहीं बोल सकती। ऑफिस में कितने काम है, डेडलाइन है, प्रोजेक्ट है, वो भी तो सबमिट करने हैं ना। बट इंक्रीमेंट का टाइम है, तो इस टाइम में छुट्टी लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। अबे इंक्रीमेंट के नाम पर चिंदी दे देंगे, और तू इंक्रीमेंट के लिए मेरा प्लान तो कैंसिल कर ही मत। मेरा प्लान डन है, और तू इस बार चल रही है तो चल रही है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने तेरी मम्मी से भी बात कर ली है। अब बस तुझे अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए बोलना है, ठीक है ना? इतना तो तू मेरे लिए कर ही सकती है। मेघा के इतना दबाव डालने के बाद निधि अपने ऑफिस से छुट्टी के लिए बोल देती है और छुट्टी का बहाना मारती है कि उसकी तबीयत खराब है। निधि को छुट्टी मिल जाती है, जिसके बाद में निधि मजे से घूमने के लिए शिमला चली जाती है। शिमला में निधि काफी मजे करती है, और शिमला से जब घर आती है तो निधि कहती है, यार तू तो ग्रेट है, सच में आज तेरी वजह से ही मैं शिमला जा पाई। मैंने ऑफिस में झूठ बोला कि मेरी तबीयत खराब है, तो मुझे छुट्टियां भी मिल गई और मेरा इंक्रीमेंट भी हो गया। वाह, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, अब मैं हमेशा ही इसे इस्तेमाल करने वाली हूँ। मुझे तो छुट्टी लेने के लिए रामबाण इलाज मिल गया है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि इतनी चापलूसी करना भी ठीक नहीं है। ऑफिस वाले किसी के सगे नहीं होते हैं। अरे अभी तू काम दे रही है, तुझे पूछ रहे हैं। जिस दिन तूने एक भी काम कम दे दिया ना, तो तुझे लात मारकर निकाल देंगे। और कहते रहते हैं वी आर अ फैमिली। अरे फैमिली ऐसी थोड़ी ना होती है। निधि अब अक्सर ऑफिस में तबीयत खराब होने का बहाना लेकर छुट्टियां ले लिया करती थी, जिसके बाद वो घूमने के लिए शहर से बाहर चली जाती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अपने बॉस के पास जाती है और अपने बॉस से कहती है, सर एक्चुअली मुझे थोड़ा फीवर हो रहा है और कफ भी है, तो मैं कह रही हूँ कि मैं घर चली जाऊँ। 3-4 दिन घर रहकर ठीक हो जाऊंगी, फिर मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी वापस। निधि एक काम करो, तुम 3-4 दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे महीने की छुट्टियां ले लो और ठीक हो जाओ, तभी ऑफिस आना। क्योंकि आजकल तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। रोज रोज की छुट्टियां हमारे लिए बहुत नुकसान कर रही हैं। निधि को अब अच्छी खासी लंबी छुट्टियां मिल जाती हैं, जिसके बाद निधि अब पूरे 1 महीने इधर से उधर दूसरे शहर में घूमने चली जाती है। कई दिन निकल जाते हैं। निधि की अब छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और अब निधि वापस से ऑफिस जाने लगती है। निधि ऑफिस में काम कर रही थी, तभी खुद से बातें करते हुए कहती है, क्या यार, इतनी मस्त छुट्टियां गई थी, इतनी जगह घूमने भी गई थी, अब ऑफिस में तो काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। और अब छुट्टी का बहाना क्या मारूं? अगर तबीयत खराब होने का बहाना मारा तो मुझे इस बार ऑफिस से ही बाहर निकाल देंगे। क्या करूं? आइडिया। निधि परेशान सा चेहरा लेकर अपने बॉस के पास जाती है और अपने बॉस से कहती है, सर मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। वो क्या है ना, मेरी बुआ खत्म हो गई, तो मुझे वहाँ पर जाना है, और 13वीं भी 13 दिन तक की होती है, तो 13 दिन का टाइम लगेगा और तुरंत बाद मैं निकल नहीं सकती। इसीलिए मुझे मैक्सिमम 15 दिन की छुट्टियाँ चाहिए। ओ निधि, ये तो वाकई में बहुत इमरजेंसी है। कोई बात नहीं, तुम जाओ,
बाकी का यहाँ का काम हो जाएगा। और हाँ, अगर कोई ज़रूरत लगे तो बता देना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। निधि अपने बॉस के केबिन से बाहर निकलती है और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड रोहन को फोन करके बोलती है, इस बार कहाँ का घूमने का प्लान बना रहे हो? देखो, जहाँ कहीं भी जाना हो जल्दी से प्लान बना लो, क्योंकि फिर मुझे 15 दिन की छुट्टी मिल गई है और मेरा मन कर रहा है इस बार लद्दाख जाऊँ मैं। निधि, तुम इतनी छुट्टियां करती हो, तुम्हें कोई कुछ कहता नहीं है क्या? अरे तुम इतनी भी छुट्टी मत किया करो, तुम्हारी नौकरी पे बात आ जाएगी और तुम्हारे कारण मेरी भी बहुत ज्यादा छुट्टियां हो जाती है और मुझे ऑफिस में जवाब देना पड़ता है। अरे जब मुझे कोई टेंशन नहीं है तो तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है अपनी छुट्टी की? और तुम अपने ऑफिस के मैनेजर हो, तुम्हें किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़ता। तुम अब जल्दी से छुट्टी लो और चलो घूमने, मेरा बड़ा मन कर रहा है घूमने का। निधि वापस से रोहन के साथ घूमने के लिए चली जाती है। कई दिन निकल जाते हैं। निधि की हरकतें ऐसी ही बढ़ती रहती हैं और फिर से छुट्टी लेकर घूमने चली जाती है। कुछ दिनों बाद निधि अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डाल देती है और ये सारी फोटोज निधि के बॉस देख लेते हैं, जिसे देखकर वो खुद से कहते हैं, मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था निधि पर कि आखिर निधि इतनी छुट्टियां क्यों ले रही है, और अब यह शक यकीन में बदल गया है। निधि ऑफिस से छुट्टियां लेकर घूमने जाती है और यहाँ पर एक से एक बहाने बनाती है। कोई बात नहीं, इस बार निधि छुट्टी मांगने आएगी तब इस बार इसे छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो हमेशा के लिए दे देंगे इसे छुट्टी हम। कुछ दिनों बाद निधि वापस अपने बॉस के पास छुट्टी के लिए जाती है। सर, वो मुझे कुछ छुट्टियाँ चाहिए थी। आजकल मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं सोच रही हूँ जब तक मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तब तक मैं घर पर ही रहूँ। ओहो, वैसे क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को? पहले तो ठीक थी वो। पता नहीं सर, अब तो डॉक्टर के पास जाऊंगी, पूरा चेकअप करवाऊंगी, कुछ दिन रहूंगी मम्मी के साथ, तब तो पता चल जाएगा ना कि आखिर मम्मी को परेशानी क्या हो रही है। एक काम करो निधि, तुम हमेशा के लिए छुट्टियां ले लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें इस कंपनी से निकालता हूँ। अब तुम्हें यहाँ वहाँ जाने की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हारा जहाँ पे घूमने जाने का मन करे तुम घूमने जाओ। तुम्हें किसी से छुट्टियों के लिए पूछना भी नहीं पड़ेगा। सर, ये आप क्या कह रही हैं? और आप मुझे इस कंपनी से कैसे निकाल सकते हैं? ठीक वैसे ही जैसे तुम ऑफिस से छुट्टियां लेकर घूमने जाती हो। मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी फोटोज देख ली हैं। कभी शिमला, कभी मनाली, कभी लद्दाख, तुम तो घूमने जाती ही रहती हो। निधि के पास कोई जवाब नहीं होता। अब निधि की जॉब छूट जाती है और वो रोते हुए अपने बॉयफ्रेंड से कैफे में मिलने जाती है। निधि रोते हुए अपने बॉयफ्रेंड को सब बताती है। मेरी जॉब चली गई, मुझे कंपनी से निकाल दिया। क्या तुम्हारी भी जॉब चली गई? तुम्हारी भी से क्या मतलब है? वो मेरी ना छुट्टियां बहुत हो गई थी, तो मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और धक्के मारकर बेइज्जत करके निकाल दिया। सॉरी रोहन, मेरी भी इसीलिए जॉब गई है क्योंकि मैं ऑफिस से झूठ बोलकर घूमने जाती रही और अब सबको पता चल गया है सच। निधि की जॉब चली जाती है, जिसके बाद जाकर निधि को अपनी गलती का एहसास होता है। लीला के घर में कभी शांति नहीं रहती थी। उसकी पांचों बहुएं हमेशा ही एक दूसरे से लड़ती रहती थीं। एक दिन लीला अपने कमरे में आंखें बंद किए बैठी जाप कर रही थी। तभी उसे अपनी बहुओं के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। भगवान ही जाने कौन सी मनहूस घड़ी में इन पांचों को अपने घर बहू बनाकर लाई। जब देखो जानवरों की तरह लड़ती ही रहती हैं। शांति से पूजा पाठ भी नहीं करने देती हैं। पूरा दिन इन्हीं की लड़ाई सुलझाती रहती हूँ बस। क्यों तुम पांचों आपस में लड़ रही हो? कभी मुझे घर में शांति देखने को मिलेगी या नहीं? अपनी सास को देखकर उसकी पांचों बहुएं, बड़ी बहू अनीता, दूसरी बहू रानी, तीसरी बहू कीर्ति, चौथी बहू पायल और पांचवी बहू निधि लड़ाई बंद करके पीछे हट जाती हैं। माँ जी, ये लोग मुझसे लड़ रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया। वाह जेठानी जी, माँ जी को देखते ही आपने तो अपना रंग ही बदल लिया। अभी तक तो सबसे ज्यादा आप ही लड़ रही थी ना? सही बोला आपने जेठानी जी। पहले बड़ी जेठानी ने लड़ाई शुरू की थी, हम तो बाद में आए थे। अरे ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि तुम पांचों आपस में कटी मरी जा रही हो, लेकिन लड़ने की कोई वजह तो होगी ना। बिना किसी बात के तो तुम सब लड़ोगी नहीं। माँ जी, ये लड़ने की वजह ये हीटर है। हम सब इस हीटर की वजह से लड़ रहे हैं। वो बड़ी जेठानी हमें हीटर नहीं दे रही थी। हम सब अभी अभी नहा कर आए थे, हमें ठंड लग रही थी। तुम पांचों का ये ड्रामा रोज का हो गया है। सुबह हो या शाम तुम पांचों हमेशा लड़ती ही रहती हो।
जिस दिन मेरा दिमाग खराब हुआ ना, मैं इस हीटर को ही उठाकर बाहर फेंक दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत करना, वरना हमसे तो कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि इतनी ठंड में हमारे हाथ पैर ही काम नहीं करेंगे। हाँ हाँ, तुम पांचों तो कागज की बनी हो ना, जो ठंडे पानी में जाते ही गल जाओगी। इस हीटर की लड़ाई छोड़कर जाकर अपने अपने काम करो। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। लीला अपनी पांचों बहुओं को बड़बड़ाकर वहां से चली जाती है। अपनी सास के डर से पांचों भी अपने अपने कामों में लग जाती हैं। दिन गुजरते हैं, लेकिन उन पांचों की हीटर को लेकर लड़ाई कम नहीं होती। एक दिन पांचों हीटर चलाकर एक साथ बैठकर टीवी देख रही होती हैं और लीला बैठी खाना खा रही होती है। पांचों एक दूसरे को धक्का मार मार कर हीटर के आगे बैठने की कोशिश कर रही थी। तभी अनीता लास्ट में बैठी कीर्ति को इतनी जोर से धक्का मारती है कि उसका हाथ सीधा लीला की थाली पर लगता है और वो थाली समेत जमीन पर गिर जाती है। जेठानी जी क्या है, आपने मुझे धक्का क्यों मारा? तुम कितना झूठ बोलती हो देवरानी जी, मैंने कहाँ तुम्हें धक्का मारा? क्यों झूठ बोल रही हो जेठानी जी? सबसे पहले आप ही बैठी हो, आप ही ने मुझे धक्का मारा है, तभी मैं गिरी हूँ। मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है जो मैं तुम्हें धक्का मारकर गिराने की कोशिश करूंगी? जेठानी जी, मैं इतनी बड़ी पागल नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रही हैं। हीटर मेरे पास रखा हुआ था, आप हीटर के पास बैठना चाहती थी, इसलिए आपने मुझे धक्का मार दिया। ये चीजें तो मैं भी बोल सकती हूँ, क्योंकि धक्का तो मुझे भी लग रहा है। इसका मतलब तुम भी मुझे गिराने की कोशिश कर रही थी। मैंने आपको धक्का आपको बचाने के लिए मारा, ताकि मैं गिर ना जाऊं, लेकिन आपने मुझे गिराने के लिए ही मारा। आप दोनों चुप करिए। आप लोग अपनी लड़ाई के चक्कर में ये तो भूल ही रही हैं कि माँ जी यहीं बैठ के खाना खा रही थी और आप लोगों के धक्का मुक्की के चक्कर में उनकी थाली जमीन पे गिर पड़ी। अब क्यों शांत हो गई तुम दोनों? और लड़ लो। एक काम करो, हीटर उठाकर अपने मुंह पर रख लो। कम से कम कुछ दिनों के लिए मुंह तो बंद होगा तुम सबका। खाना तक जीना हराम करके रखा हुआ है तुम सबने। पता नहीं कभी किसी घर में सुकून आएगा भी या नहीं। माँ जी रुकिए, ऐसे आधा पेट खाकर मत जाइए। मैं अभी आपके लिए दूसरी थाली में खाना लेकर आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों का आपसी प्यार देखकर मेरा पेट भर गया। अगर जल्दी ही तुम लोगों ने अपनी आदतों में सुधार नहीं लाया ना, तो मुझे मजबूर होकर ये घर छोड़कर आश्रम में ही रहना पड़ेगा। नहीं माँ जी, आपको घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? जाना है तो ये लोग जाए जो हमेशा आपस में लड़ती रहती हैं। वैसे कम तो कुछ तू भी नहीं है, इसलिए तुम भी अपना मुंह ही बंद रखो। कसर किसी ने नहीं छोड़ी है परेशान करने में। लीला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बाहर पहले से ही ठंड हो जाती है। बारिश होने के कारण ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। सुबह सुबह अनीता नहा धोकर आती है और हीटर चलाकर बैठ जाती है। कोई भी इतनी ठंड में घर का काम करने को तैयार नहीं होता। आज बाहर बहुत ठंड हो रही है। आज तो मैं हीटर किसी को नहीं देने वाली, फिर चाहे कोई कितना भी लड़े। जेठानी जी, जल्दी से हीटर दीजिए। ठंड के मारे तो मेरी जान ही निकल रही है। एक तो पहले से ही इतनी ठंड है, ऊपर से ये बारिश तो जान ही ले रही है। रानी, मैं तुम्हें ये हीटर नहीं दे सकती हूँ। आज बहुत ठंड है। जिसे ज्यादा ठंड लग रही है वो मेरे कमरे में बैठकर अपने हाथ सेक सकता है। आप बहुत ही चालू हैं जेठानी जी। आपने तो अपना कमरा गर्म कर लिया, अब आपको तो पूरे दिन ठंड नहीं लगेगी, लेकिन हमारा कमरा तो ठंडा रहेगा ना। इसलिए आप ये हीटर मुझे दे दीजिए, वरना अभी कीर्ति भी आ जाएगी मांगने के लिए। कोई भी आए, आज मेरा हीटर किसी को नहीं देने वाली हूँ मैं। ऐसे कैसे नहीं दोगी जेठानी जी? ये मत भूलिए, ये हम पांचों बहुओं का हीटर है, इस पर हम पांचों का हक है। ये क्या किया तुमने? वो जो सही है। बहुत देर से आपने हीटर के मजे लिए, अब हमारी बारी है। आपका नहीं, अब मेरा समय हो गया है। आपने अपना समय बात करने में बर्बाद कर दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं ऐसे ही करूंगी जेठानी जी, क्योंकि हर चीज में मेरा भी हक बनता है। कीर्ति हीटर उठाकर अपने कमरे में लेकर चली जाती है। रानी और अनीता उसे देखती रह जाती हैं।
तभी अनीता रानी से बोलती है। हम दोनों इससे बड़ी हैं, लेकिन इसने हमारी बात को इनकार करके हमारे आगे से हीटर लेकर चली गई। हाँ जेठानी जी, इसे अब बताना ही पड़ेगा। इससे पहले हम आए हैं इस घर में और हक ये जता रही है। तो यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हैं? चलना चाहिए उसके पास हमें। बिल्कुल चलिए ना। रानी और अनीता कीर्ति के कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि कीर्ति आराम से हीटर चलाकर अपने हाथ पांव सेक रही होती है। कृति, ये हीटर मुझे वापस करो। तुम्हें अगर ज्यादा ठंड लग रही है तो जाके अपने माता पिता को बोल दो कि तुम्हारे लिए एक हीटर भिजवा दे। बिल्कुल सही कह रही हैं जेठानी जी। एक काम करिए जेठानी जी, ये बात आप अपने माँ बाप को बोल दीजिए, क्योंकि ये हीटर मेरे पति लेकर आए हैं। इस नाते तो इस हीटर पर सबसे ज्यादा हक मेरा ही होगा। इस घर में जो भी आता है वो हमारा होता है, मेरा और तुम्हारा नहीं। इसलिए ये ताना दोबारा मत मारना। रानी हीटर का स्विच बंद करने चलती है, तभी कीर्ति उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके चलते सबके बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई की आवाज घर के बाहर तक चली जाती है और उनके पड़ोसी उनके घर में घुस जाते हैं। लेकिन वो तीनों इस बात से अनजान थी, क्योंकि वो कमरे के अंदर थीं। तभी कीर्ति का पति पुनीत बैग लिए वहां आता है। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? लड़ने में इतनी बिजी हो चुके हो कि पल्लू में लगी आग भी दिखाई नहीं दे रही है। पुनीत जी, आप कब आए? सोचा था अचानक से आकर आप लोगों को सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे खुद ही सरप्राइज मिल गया है। तुम सबकी लड़ाई के चलते पूरा मोहल्ला अपने घर के अंदर घुस चुका है। जाकर देखो। ये क्या कह रहे हैं देवर जी आप? सच बोल रहा हूँ। वैसे ये लड़ाई किस बात की हो रही है? पुनीत जी, ये लड़ाई एक हीटर की वजह से हो रही है। हाँ, माँ ने मुझे बताया था कि एक हीटर की वजह से पांचों के बीच में लड़ाई होती रहती है। गलत ही क्या कहा था? अब तो तूने अपनी आंखों से देख लिया। बेटा, इन पांचों को हीटर के चलते लड़ते देखकर मैं तो दुखी हो गई हूँ। वैसे माँ, ये हीटर मैंने आपके लिए भिजवाया था। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, तो इसका होने से कोई फायदा नहीं है। पुनीत कुछ दिनों बाद हीटर अपने गांव भिजवा देता है, जिसके बाद ना ही घर में हीटर होता है, ना ही पांचों के बीच में लड़ाई होती है और लीला को अपने घर में शांति भी प्राप्त होती है। आपको बार बार बताने पर भी आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? आपको पता है मुझे कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। अब जितनी जल्दी हो सके ना, इस बोर्ड को चेंज करवा दीजिए। आखिर क्या बात थी? क्यों शारदा उस इंसान को डांट रही थी? जानने के लिए कुछ वक्त पहले चलते हैं। विलासपुर गांव में शारदा अपनी सास, पति और छोटी बच्ची के साथ रहा करती थी। शारदा की सास कुंती उसे ताना मारते हुए बोलती है, अरे नास पीटी, जब से तू हमारे घर ब्याह कर आई है, तब से लेकर आज तक तूने हमको कोई सुख नहीं दिया। पोता मांगा था, लेकिन लड़की पैदा कर दी तूने। तेरी वजह से आज मेरा बेटा बिस्तर पर पड़ा है। अगर तुझसे शादी नहीं करता तो शायद आज मेरा बेटा सही सलामत होता। लेकिन माँ जी, जो भी आपके बेटे के साथ हुआ वो एक हादसा है। उसमें मेरी क्या गलती है, आप ही बताओ। अरे करम जली, अब तू मुझसे जुबान भी लड़ाएगी? तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाकर यहाँ भेजा है क्या? माँ जी, अब इसमें मेरे माँ बाप की क्या ही गलती है? हर बार आप मेरे माँ बाप को क्यों बीच में लेकर आती हो? अरे रे रे रे, कैसे बोल रही है? अब तो इस महारानी को कुछ बोल भी नहीं सकती। कभी मेरे लिए भी दर्द दिखा दिया कर। कुंती अपने बेटे की बीमारी की वजह से शारदा को मनाती है। शारदा मजबूरी करके अपने पति, सास और छोटी बच्ची का ख्याल रखती है। एक दिन शारदा का काम छूट जाता है। तभी वो रास्ते से आते वक्त एक चिकन वाले को देखकर बोलती है, भैया, आपके पास मेरे लिए कोई काम है? मैं बहुत अच्छा चिकन बनाती हूँ, बहुत स्वाद भी होता है उसमें। आप मुझे एक मौका दे दीजिए। हाँ, काम तो बहुत है मेरे पास। दुकान में कई लोग चिकन लेने आते हैं और कई लोगों को पका पकाया चिकन चाहिए होता है। अगर तुम चिकन बना सकती हो तो ठीक है। भैया, आप एक चिकन का छोटा सा ढाबा खोल लो और मैं चिकन को पकाकर बेच दिया करूँगी। आप मुझे महीने की पगार दे देना, बस इतनी सी ही बात है। हाँ, ये बात तुमने बहुत अच्छी कही।
लेकिन क्या ये दुकान अच्छी लगेगी? देखो, मैं पहले ही साफ साफ बता देता हूँ, अगर मेरी आमदनी कम हुई तो मैं तुम्हें तुरंत अपने काम से निकाल दूंगा। मैं बिना वजह तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। अगर चिकन नहीं बिका ना तो मैं घूम घूम कर आपका पूरा चिकन बेच दिया करूँगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भरोसा रखिए मुझ पर। ऐसा करो, तुम अपना ये सामान रखकर काम में लग जाओ। आज से ही तुम काम शुरू कर दो। वैसे तुम्हारा पति क्या करता है? मेरे पति की कुछ सालों पहले एक्सीडेंट में दोनों पैर खराब हो गए। इसी वजह से वो काम नहीं कर सकते और मैं ही अपने घर का खर्च चलाती हूँ। ऐसे घर पे कौन कौन है आखिर तुम्हारे? सास है, पति है और एक छोटी सी बच्ची है जो स्कूल में पढ़ती है। उसी की पढ़ाई के लिए मैं इतना काम कर रही हूँ, वरना मैं तो खेती बाड़ी करके भी पैसे कमा लूँ, मजदूर जो हूँ मैं। शारदा को आनंद के चिकन शॉप पर काम मिल जाता है। शारदा को चिकन खाना और बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए वो चिकन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी शारदा की बेटी पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ, स्कूल से बोला गया है अगर मैंने इस महीने का पैसा समय पर नहीं दिया तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। नहीं बेटा, थोड़ा वक्त लग गया, तू चिंता मत कर। मैं आज ही मालिक से जाकर पैसे मांग लूंगी, बस तू सब्र रख। माँ, ये आपका दुकान नहीं है जो कुछ देर में इंतजार करने के बाद पककर तैयार हो जाता है और लोग पैसे दे देते हैं। अरे ये क्या बदतमीजी है पिंकी, कोई अपनी माँ से ऐसे बात करता है? तुझे स्कूल में यही सब सीखने के लिए भेजती हूँ मैं। माँ बेटे की बात सुनकर वहाँ कुंती आती है और अपनी बहू को फिर से ताना देने लगती है। अरे क्या बात कर रही है शारदा? अगर तेरी बेटी तुझसे नहीं सीखेगी तो किससे सीखेगी? अब बबूल का पेड़ बोएगी तो उसमें से तुझे आम कहाँ से मिलेंगे? जैसी तू वैसी तेरी बेटी। माँ जी, पिंकी सिर्फ मेरी ही नहीं है बल्कि आपके बेटे की भी बेटी है, आपकी पोती भी है। बेचारी को कभी प्यार से गले लगाया है आपने? नहीं ना? पागल कुत्ते ने नहीं काटा है मुझे जो सपोले को अपने गले से लगाकर प्यार करूं। मुझसे इतनी उम्मीद मत किया कर, समझी? हाँ समझ गई। वैसे भी मुझे आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि आप कभी मेरी बच्ची को अपनाओगी। चल पिंकी, मेरे साथ चल। दोनों माँ बेटी आनंद के शॉप पर जाते हैं जहाँ शारदा काम किया करती थी। तभी शारदा आनंद से बोलती है, मालिक, मुझे मेरी पगार चाहिए, मेरी बेटी के स्कूल में देनी है। अगर वक्त पर स्कूल की फीस नहीं दी तो मेरी बेटी को निकाल दिया जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं स्कूल वाले। ठीक है, देता हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि इस बार तुमने मेरी दुकान से बहुत बार चिकन अपने घर पे ले जाया है, तो मैं तुम्हें इसके पैसे काट कर दूंगा। ठीक है मालिक, कोई बात नहीं, आप पैसे काट लो, लेकिन पैसे दे दो, वरना मेरी बेटी को देर हो गई ना तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हाँ हाँ, देता हूँ, रुको यहीं पर, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद आनंद शारदा को पैसे दे देता है, लेकिन पैसे कम थे। ये देखकर शारदा बोलती है, मालिक, आपने तो कहा था कि मुझे कम पैसे मिलेंगे, लेकिन इतने कम? आपकी दुकान का चिकन मैंने मुश्किल से 2 बार लिया है, लेकिन आपने तो मेरी आधी पगार से भी ज्यादा काट लिया है। हाँ, वो तुम कुछ दिन लेट भी आई थी इसलिए, वरना सब सही था। वैसे भी अभी पैसों की दिक्कत चल रही है, इसीलिए मैं अभी तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। मालिक, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, आपको मेरी पगार देनी ही पड़ेगी। अगर आप मेरी पगार नहीं दोगे तो मेरी बेटी को स्कूल से निकाल देंगे। अरे तो मैं क्या करूं, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जाओ, इतना लेकर ही चले जाओ। लेकिन मालिक, आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अगर आज मेरी बेटी को स्कूल से निकाल दिया ना तो मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। ऐसा करो, आज के बाद यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मालिक, एक बात बता दूं आपको, कि जो आपकी चिकन की दुकान है ना, वो मेरी वजह से चल रही है। देख लेना, ये दुकान भी बहुत जल्दी ही बंद हो जाएगी। शारदा अपनी कम पगार लेकर घर की तरफ अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद पिंकी को भी स्कूल से फीस ना देने की वजह से निकाल दिया जाता है। ऐसे ही एक दिन पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ, खाने को कुछ दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुझे भूख लग रही है। यहाँ तेरी फिक्र किसी को नहीं है। तुझे बहुत तेज भूख लगी है ना,
बस कुछ दिनों की बात है, थोड़े दिन तुझे और दुख सहने होंगे मेरी बच्ची। रुक, अभी मैं कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन माँ, आज मुझे चिकन खाने का बहुत मन हो रहा है और बहुत दिन हो गए हैं। आपके हाथ का चिकन खाए हुए। बहुत स्वादिष्ट बनाती हो आप। मेरी हाथ का चिकन अगर पिंकी को पसंद आ सकता है तो बड़ों को भी तो पसंद आ जाएगा। मैं किसी और की दुकान से चिकन खरीद कर ठेले पर कुल्हड़ चिकन बनाकर बेचूंगी। शारदा दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ती है और वो एक दुकान खोलती है। कुछ दिनों बाद एक मजदूर को दुकान का बोर्ड बनाने को देती है और जैसे ही वो इंसान बोर्ड लेकर आता है तभी शारदा बोर्ड देखकर बोलती है, मुझे जल्द से जल्द नया बोर्ड बनवा कर दो। मैंने बोला था ना, मजदूर बहू का कुल्हड़ चिकन, लेकिन तुमने तो पूरा मतलब ही बदल रखा है इसका। कुल्हड़ की जगह कुल्हाड़ी। वाह, अब जाओ, जितनी जल्दी हो सके मेरा बोर्ड ठीक करके दो, तब तक मैं इसी बोर्ड से काम चला लूंगी। शारदा अपनी दुकान खोलती है और चिकन बनाना शुरू कर देती है, जिसकी खुशबू से कुछ लोग उसकी दुकान में खींचे चले आते हैं। और तभी एक आदमी बोलता है, अरे वाह, क्या बात है, आप यहाँ कुल्हाड़ी चिकन बना रहे हो? जरा हमें भी टेस्ट करवाइए कि आखिर ये कुल्हाड़ी चिकन कैसा होता है। आपकी दुकान का नाम तो बहुत ही अनोखा है, मजदूर बहू का कुल्हाड़ी चिकन। हाँ बैठिए भाई साहब, मैं अभी आपको कुल्हाड़ी चिकन देती हूँ, खाकर देखिए और बताइए मेरे हाथ का कुल्हाड़ी चिकन कैसा लगा। लेकिन आपने दुकान का नाम ऐसा क्यों रखा है, कुल्हाड़ी चिकन? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो आपके दुकान का नाम देख कर आए हैं। उस आदमी की बात सुनकर शारदा को बहुत अच्छा लगता है और वो फैसला करती है कि अब वो अपनी दुकान का नाम नहीं बदलेगी और अब आगे भी शारदा अपनी दुकान का नाम मजदूर बहू का कुल्हाड़ी चिकन ही रखती है। और अब शारदा का पति उसकी दुकान में बैठे बैठे मदद करवाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।